अब हम समझते हैं जेड टेस्ट के बारे में। तो जेड टेस्ट एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारा सैंपल है और जो हमारा पॉपुलेशन है उसके बीच में कितना फर्क है। डिटरमाइन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल डेटा एंड पॉपुलेशन डेटा। हम कब यूज करते हैं? जब सैंपल साइज ज्यादा होता है, 30 या 30 से ज्यादा, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता होता है और डेटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसका फॉर्मूला होता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अंडर रूट सैंपल साइज। ये z हो गया z स्कोर। x बार मतलब होता है सैंपल मीन और इसे इस u टाइप के सिंबल को बोलते हैं म्यू। ठीक है, ये होता है पॉपुलेशन मीन। ये सिग्मा होता है, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं जो डिनोट करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये अंडर रूट n मतलब सैंपल साइज, मतलब टोटल कितना डेटा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से इसको अच्छे से समझते हैं। अब हम समझते हैं जेड टेस्ट के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो जेड टेस्ट में क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन है, जैसे मैथ्स में करते हैं ना कि गिवन क्या क्या है, वो पहले लिखेंगे। फिर हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, नल या अल्टरनेटिव दोनों हाइपोथेसिस। फॉर्मूला लिखते हैं, फिर फॉर्मूले में सारा डेटा जो है वो गिवन उसको पुट करके कैलकुलेट करते हैं। फिर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उनको कोरिलेट करके डिसीजन बनाते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। और फिर कंक्लूजन में हम ये सब लिख देते हैं। जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीए ऑनर साइकोलॉजी के स्टैट्स के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, ये स्टडी करने की कोशिश कर रही हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन क्या है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, और जो हमारा सैंपल साइज 100 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और उनका जो मीन है वो है 57। ठीक है, फॉर्मूला होता है उसका z इज इक्वल्स टू एक्स बार मतलब मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और रूट n। इसमें हम ये पुट कर देंगे 57 माइनस 50 अपॉन 8 अंडर बाय रूट 100। रूट 100 आ जाएगा 10 और 8 बाय 10 हो गया 0.8। 57 माइनस 50 हो गया 7। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है 8.75। z स्कोर हमारे पास आ गया 8.75। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये होता है कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद हम फिर फाइंड करते हैं क्रिटिकल वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू में अल्फा हमारा गिवन है 0.01, मतलब कि हम 1% चांस ले सकते हैं कि हमने जो भी रिसर्च करी है वो गलत है। ठीक है, तो अल्फा हो गया 0.01 जो क्वेश्चन में गिवन है, और क्रिटिकल वैल्यू अल्फा के इस पे हो गई 2.33 जो कि जेड टेबल के टेबल में हमें मिल जाता है। कैलकुलेटेड वैल्यू जब भी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होती है तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं डिसीजन। डिसीजन कैसे लेना है हमें? जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होगी तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे कि हमारे पास इतना डेटा है आपकी बात को रिजेक्ट करने के लिए। और जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम होगी तब हम नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर लेंगे और रिजेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 8.75 और हमारी क्रिटिकल वैल्यू है 2.33। तो क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ये बात बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि नहीं नहीं कोई स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता है कॉलेज स्टूडेंट्स में, नॉर्मल पॉपुलेशन जितना ही होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा था कि नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स में ज्यादा स्ट्रेस होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। और क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो ये बात प्रूव होती है कि कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। बहुत सारे लोग हाइपोथेसिस नहीं लिखते हैं लेकिन नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों लिखना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर फॉर्मूला, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे और लास्ट में हम पूरा कंक्लूजन लिख देंगे कि क्योंकि ऐसा हुआ तो हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन।